हिंदी फिल्मों में सिंगर्स की अदला बदली एक आम बात है। कई बार कोई संगीतकार किसी सिंगर के लिए गाना बनाता है मगर उस सिंगर की डेट उसको नहीं मिल पाती है तो फिर उसको उसे दूसरे सिंगर से गवाना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कोई संगीतकार किसी स्पेशल सिंगर के लिए गाना बनाता है और उसको गवाना चाहता है मगर डायरेक्टर प्रोड्यूसर बीच में आ जाते हैं। वो कहते हैं नहीं, इसमें आप इस सिंगर को रखिए, तो फिर सिंगर बदल जाता है। मगर नौशाद जैसे लेजेंड संगीतकार अपना गाना पहले किसी एक सिंगर से गवाते हैं, फिर उसको रिप्लेस करके वो दूसरे सिंगर से गवा देते हैं। तो यहाँ पर सोचने वाली बात हो जाती है। दोस्तों, आज मैं जिस गाने का किस्सा लेकर के आया हूँ, पहले उसको नौशाद साहब ने हेमंत कुमार जी की आवाज़ में रिकॉर्ड किया था, बाद में उस गाने को रफ़ी साहब से उन्होंने गवाया। क्या मजबूरी थी उनकी, ये आज मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों, 1952 में एक मूवी आई थी, बहुत बड़ा बजट था उस फिल्म का। स्टार कास्ट में इसके दिलीप कुमार थे, निम्मी थी, नादिरा थी, प्रेमनाथ इसकी स्टार कास्ट में थे। इसका म्यूज़िक नौशाद साहब ने दिया था, इसके गीत लिखे थे शकील बदायूनी साहब ने। इसके जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे वो थे महबूब खान साहब। जी हाँ, मैं जिस फिल्म की बात कर रहा हूँ, ये फिल्म आई थी 1952 में, आन। दोस्तों, आन के संगीत पे जब संगीतकार नौशाद काम कर रहे थे, उनको 3 महीने लगे। इतनी मेहनत की उन्होंने इस फिल्म के म्यूज़िक में। और कहते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड म्यूज़िक बनाया था नौशाद साहब ने, उस समय एक नया परिवर्तन था। ऐसा बैकग्राउंड म्यूज़िक इससे पहले किसी और फिल्म में नहीं आया था। ऐसा नौशाद साहब ने इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक बनाया था। 100 म्यूजिशियंस के साथ नौशाद साहब काम कर रहे थे, 3 महीने लगे। इसी तरह से उन्होंने गाने भी इस फिल्म के ऐसे बनाए जो नायाब थे। मगर एक गाना जो नौशाद साहब ने रिकॉर्ड किया था पहले हेमंत कुमार साहब की आवाज़ में, फिर नौशाद साहब को दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा रफ़ी साहब की आवाज़ में। जी हाँ, ये गाना था मोहब्बत चूमे जिनके हाथ, जवानी पाँव पड़े दिन रात। ये पहले हेमंत कुमार साहब से रिकॉर्ड कराया नौशाद साहब ने। अब यहाँ पर क्या मजबूरी थी? जाहिर सी बात है, नौशाद साहब जब कोई गाना बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट उसी सिंगर के लिए बनाएंगे जिसको वो लेना चाहते हैं। कंफ्यूज्ड म्यूजिक डायरेक्टर नहीं थे कि चलो यार इस सिंगर से गवा दिया, गलती हो गई, अब दूसरे से गवा लें। नौशाद साहब ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर नहीं थे। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो गई थी कि नौशाद साहब को दोबारा रफ़ी साहब से रिकॉर्ड कराना पड़ा और रफ़ी साहब की आवाज़ ही में यह गाना फिल्म के अंदर आया। जी हाँ दोस्तों, उसके कारण जो थे वो इसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर महबूब खान साहब थे। महबूब खान ने जब ये गाना सुना, मोहब्बत चूमे जिनके हाथ, तो उन्होंने इस फिल्म की सिचुएशन को बहुत गहराई में सोचा, बहुत गहराई में लिया। दिलीप कुमार साहब पे गाना पिक्चराइज होना था, तो उनको लगा कि सिचुएशन ऐसी है कि इसमें एक फीमेल का पार्ट आना चाहिए। जब तक हेमंत कुमार जी ने ये गाना गाया था तब तक इसमें फीमेल वाले पार्ट की कोई जगह नहीं थी। तो उन्होंने सोचा इसमें एक फीमेल वाला पार्ट आना चाहिए और उस पार्ट को शमशाद बेगम से रिकॉर्ड करवाया महबूब खान साहब ने नौशाद साहब को बोल करके। और वो पार्ट जो था इस गाने का, जो मुखड़ा था मोहब्बत चूमे जिनके हाथ, वो दो तीन लाइनें ऐसी शमशाद बेगम जी ने गाई। उसके बाद फिर अंतरा रफ़ी साहब की आवाज़ में आता है। तो अब यहाँ पर रफ़ी साहब कैसे आए इस गाने में? जी हाँ, इसका कारण थी शमशाद बेगम जी। जब सिचुएशंस को ध्यान में रखा महबूब खान साहब ने, तो उनको लगा जो फीमेल के साथ ट्यूनिंग बन रही है कि तो वो ट्यूनिंग हेमंत कुमार जी से नहीं मिल रही थी। उस ट्यूनिंग में फिट बैठ रहे थे रफ़ी साहब। महबूब खान साहब ने नौशाद साहब से कहा इस गाने को दोबारा रिकॉर्ड कीजिए और रफ़ी साहब के साथ इस गाने को रिकॉर्ड कीजिए, रफ़ी साहब की आवाज़ में इस गाने को रिकॉर्ड कीजिए। तो खैर दोस्तों, फिल्म का गाना रिकॉर्ड करना और बात होता है, लेकिन जब ये पिक्चराइजेशन पे बात आती है तो जाहिर सी बात है इसमें दिलीप कुमार भी थे। तो दिलीप कुमार को भी महबूब खान साहब ने ध्यान में रखा। उनको लगा कि हेमंत कुमार की आवाज़ दिलीप कुमार पे बिल्कुल फिट नहीं रहेगी, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ ही शूट करेगी। क्योंकि पिक्चराइजेशन के बाद इमेजिनेशन जो होती है डायरेक्टर की भी होती है, प्रोड्यूसर की भी होती है, और फिर वो मार्केट के हिसाब से म्यूज़िक को देखते हैं। जाहिर सी बात है फिल्म का प्रीमियर लंदन में होना था,
पूरे यूरोप में इसको रिलीज़ करना था। तो यहाँ पर महबूब खान साहब ने हेमंत कुमार जी के साथ इस गाने में रिस्क नहीं लिया। उन्होंने कहा सारे गाने रफ़ी साहब गा रहे हैं तो इस गाने को भी रफ़ी साहब से गवाइए। और रफ़ी साहब से इस कारण भी गवाया क्योंकि फीमेल वाला पार्ट, इसकी जो ट्यूनिंग मिल रही थी वो रफ़ी साहब से मिल रही थी। और रफ़ी साहब का आप अगर ध्यान करेंगे इस गाने के पहले अंतरे में चंदा तारा जो ऊपर सुर लगता है उसमें बिल्कुल अलग अंदाज से रफ़ी साहब ने गाया। और जब फीमेल पार्ट के बाद फिर दूसरा अंतरा जब आता है रफ़ी साहब का, वो बिल्कुल अलग तरीके का था। मैं दोनों गाने के वर्जन का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में छोड़कर जा रहा हूँ। आप दोनों गानों को सुनिए, हेमंत कुमार वाले पार्ट को भी और रफ़ी साहब वाले पार्ट को भी, और मुझे बताइएगा कि किस सिंगर ने कैसा गाया। क्या महबूब खान साहब का ये फैसला ठीक था कि उनको रफ़ी साहब से इस गाने को रिकॉर्ड करवाना है। तो दोस्तों आज का किस्सा यहीं तक, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और किस्से के साथ। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।